हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी2 की तैयारी अच्छी चल रही है। आज के इस सेशन में 2024-2025 में आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में जितने भी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे एडवांस मैथ्स के, वो सारे डिस्कस करेंगे। तो ये मस्ट टू सेशन है आपके एग्जाम से पहले, क्योंकि लेटेस्ट एग्जाम के क्वेश्चंस आप करके जाएंगे एग्जामिनेशन में, तो आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, तो ओवरऑल तो आपका 47 शिफ्ट्स में ये वाला पेपर हुआ था। हर शिफ्ट में 30 क्वेश्चन आते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लगभग 1400 क्वेश्चंस में से सिलेक्टेड 25 क्वेश्चन एडवांस मैथ्स के और 50 क्वेश्चन अरिथमेटिक के मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। ये आप कर लेंगे तो आपको बाकी सारे क्वेश्चंस नहीं करने पड़ेंगे। तो क्रक्स मैं आपके सामने दे रहा हूँ, इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पे डाल दी जाएगी। बाकी आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी2 का लाइव मॉक 3 एक्टिव हो चुका है। आरबी की वेबसाइट पे जाके आप लाइव टेस्ट में जाके यहाँ पे इसे दे सकते हैं, और अगर आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज चाहिए तो वो पेड टेस्ट सीरीज में आपको दिख जाएगी। इसके अलावा ये स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने बताया था, जरूर कर लेना। और एक प्लेलिस्ट है जिसमें प्रीवियस ईयर के सीबीटी2 के सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं। लेटेस्ट एग्जाम के बेस्ट क्वेश्चंस की एक अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। कंप्यूटर क्रैश कोर्स की एक अलग वीडियो डाली थी। बाकी एसएससी एग्जाम्स के भी जो पिछले साल पेपर हुए थे वो सारे टीसीएस ने कराए थे, तो उसके बेस्ट क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। और जो सीजीएल 2026 की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल 2025 टीयर 2 की, उनके लिए आज से टारगेट ग्रुप स्टार्ट हो चुका है हमारे ऑफिसर बैच के साथ, जिसमें सारे सब्जेक्ट की कंप्लीट क्लासेस अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। और सीजीएल 15 कोड यूज करके आपको 15% का ऑफ भी मिल जाएगा। कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के अरिथमेटिक के सारे क्वेश्चंस कराए थे। बेस्ट 50 क्वेश्चंस थे इसके अंदर, मस्ट वॉच वीडियो है, नहीं देखिए तो देख लेना। और इसके अंदर आप देखेंगे एक क्वेश्चन नंबर 45 कराया था। ठीक है, तो आपने अगर वीडियो देखी होगी तो आपको कंसेप्ट पता होगा सारा का सारा। तो ये होमवर्क में के लिए क्वेश्चन है। कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ठीक है, क्योंकि चीजें क्या होती है आपको लगता है सब आता है, लेकिन एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन आ जाते हैं एक डायरेक्ट फॉर्मूले से आंसर निकलता है, वो भी बताया था वहां पे। तो अगर आप कर पाए तो अच्छी बात है। कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या आएगा। अगला सवाल, पहला सवाल हमारे पास अलजेब्रा से स्टार्ट कर रहे हैं। पहले अलजेब्रा के क्वेश्चन, फिर ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। ये एडवांस मैथ्स के क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे, वो भी सीक्वेंस में लगाया मैंने। पहला क्वेश्चन है अल्फा बीटा गामा क्या है, रूट्स है एक इस इक्वेशन के। x की पावर 3 है तो ये क्या बन गई, क्यूबिक इक्वेशन। तो हमें बताना है समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा गामा। बढ़िया सवाल था, बहुत ही कम बच्चे इस क्वेश्चन को सही कर पाए थे। तो पहले थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझा देता हूं कि कंसेप्ट क्या बनेगा। सबसे पहले तो मेरे पास कोई क्यूबिक इक्वेशन हो, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में, तो हम कहते हैं इसके रूट्स होंगे अल्फा बीटा गामा। मतलब अगर मैं x की जगह अल्फा रख दूं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, बीटा रख दूं तो भी सेटिस्फाई हो जाएगी, गामा रख दूं तो भी। जहां आपको क्यूब दिख गया मतलब x की ऐसी 3 वैल्यूज होंगी जिसपे ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। पावर क्योंकि मैक्सिमम 3 है और वो वैल्यूज यहाँ पे हमने मान ली अल्फा बीटा गामा। तो हम कहते हैं इसके अंदर सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है माइनस बी बाई ए। बी क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और ए क्या है मेरे पास, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है। ठीक है, ऐसे ही सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है सी बाई ए। और यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है माइनस डी बाई ए। सी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, और डी क्या है मेरे पास, जिसका के साथ कोई भी एक्स मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। इन तीनों पे क्वेश्चंस आए हैं, अभी हम करेंगे। तो सारे हर टाइप पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन सबसे अच्छा है, बाकी इजी है इसके। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम करेंगे, बस आपको ये थोड़ी थ्योरी पता होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो बच्चे कंफ्यूज हुए एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को लेके कि भाई समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा गामा का मतलब क्या हुआ, है ना। देखो, जब आप कहोगे कि यार मैं इसे सोल्व करके अल्फा बीटा गामा की 3 वैल्यूज निकाल सकता हूं, मतलब 3 वैल्यू निकलेंगे, 3 रूट्स निकलेंगे जिसपे ये सेटिस्फाई करेगा। मान लो हमारे पास 3 रूट्स की वैल्यू कुछ ऐसी आई कि आपने कहा यार अल्फा 3 है, बीटा 2 है और गामा 1 है, ऐसा हो सकता है, हो सकता है। अब भाई ऐसा भी तो हो सकता है, आपको कैसे पता, क्योंकि ये सिमेट्रिक रूट्स होते हैं। अभी हमने देखा यहाँ पे कि भाई ये जो अल्फा बीटा गामा है ना हमारे पास, ये समेशन में आ रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, ये मल्टीप्लिकेशन है, तो सिमेट्रिक चीजें चल रही हैं। तो जो भी वैल्यू आप अल्फा बीटा गामा की निकालोगे वो इंटरचेंजेबल होंगी। मतलब जैसे मैंने कहा अगर अल्फा 2 है, ये 3 है और ये 1 है, तब भी यही आंसर आएगा। अगर मैं इसे चेंज कर दूं, अल्फा को 3 कर दूं, बीटा को 2 कर दूं, इसे 1 ही रहने दूं, तब भी सेम आंसर आएगा। आप कहेंगे सर अल्फा को 1 कर दो, बीटा को 3 कर दो, इसे 1 कर दो, तब भी सेम आंसर आएगा। मतलब हम इसे चेंज कर सकते हैं। तो आप कहेंगे सर कितने केसेस बन सकते हैं, आप कहेंगे सर अल्फा बीटा गामा 3 वैल्यूज होती हैं,
तो कितने केसेस हमने देखा हुआ है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में 3 फैक्टोरियल मतलब 6 तरीके से हम इसे अरेंज कर सकते हैं। लेकिन अरेंज कुछ भी करो, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, वही आपस में घूम सकती है। जब हम समेशन का इस्तेमाल करते हैं तो समेशन का मतलब क्या होता है कि आपको क्या करना है, यूनिक केसेस लेने हैं। यहां पे हमें दे रखा है समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा गामा। अगर आप सारे केसेस निकालेंगे तो एक केस ये हो गया, एक ये हो गया, एक ही। अब अल्फा हमें नहीं पता क्या है, बीटा हमें नहीं पता, गामा क्या है हमें नहीं पता। अगर हमने तीनों वैल्यूज निकाल भी दी वो आपस में 6 डिफरेंट केसेस बन सकते हैं, जो केसेस ये बनेंगे इंटरचेंज करके, जो हमने परम्यूटेशन में भी पढ़ा हुआ है इस तरीके के। लेकिन जब हम समेशन का इस्तेमाल करते हैं तो डुप्लीकेट केसेस को हटा देते हैं। जैसे कि अगर आप बात करेंगे अल्फा स्क्वायर बीटा गामा एक केस बना और अल्फा स्क्वायर गामा बीटा। अब देखो बीटा गामा और गामा बीटा ये क्या है, सेम ही है। मान लो मैंने ये इन तीनों की वैल्यू अल्फा को 3 लिया, बीटा को 2 लिया और गामा को 1 लिया, तो मेरे पास यहाँ पे दोनों केसेस में सेम रिजल्ट निकलेगा। आप कहेंगे सर 3 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 1 है और यहाँ पे 3 स्क्वायर इंटू 1 इंटू में 2 है। तो इस तरह के केसेस को हम क्या करते हैं, जब समेशन वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं क्वाड्रेटिक इसमें पॉलिनोमियल्स में, तो जो डुप्लीकेट वाली एंट्रीज हैं वो हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो अगर डुप्लीकेट वाले कंसीडर नहीं करेंगे तो हमारे पास सिर्फ 3 केसेस बनेंगे। वो केसेस कैसे बनेंगे, आप कहेंगे सर पीछे वाले को छोड़ दो, पहले यहाँ पे अल्फा स्क्वायर आया, बीटा गामा आ गया। अब जो स्क्वायर वाला है क्योंकि इनकी पावर 1 है तो पावर 1 वाला सेम चलेगा। यहाँ पे ये जिसमें चेंज हो रहा है, यहाँ पे एक बार अल्फा स्क्वायर को रख दो, एक बार यहाँ पे क्या कर दो बीटा स्क्वायर का रख दो, अल्फा गामा बचेगा, और एक बार गामा स्क्वायर का रख दो अल्फा बीटा। ये 3 डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिलेगी और समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा गामा ये हो जाएगा। ये चीज याद रख लेना क्योंकि समेशन पे कई बार पूछता है। आपके स्टैटिस्टिक्स में भी समेशन को यूज करते हुए सवाल बने थे पिछली बार। मैंने आपको जो वीडियोज हैं टियर 2 की जो क्लासेस करवाई है उसमें भी है, स्टैटिस्टिक्स की जो अलग से वीडियो डाली है उसमें भी रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 के सवाल लिए थे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ये अच्छी चीज थी और आगे भी पूछ सकता है। तो ये आपको कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो दिक्कत नहीं आएगी। मान लो यहाँ पे मेरे पास होता समेशन ऑफ, से कह देते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा। तो कितने केसेस बनते हैं, आप कहते हैं सर इसके सम करने में हमें क्या करना पड़ता। अब देखो यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे एक सिंगल पावर रह गई, तो हम क्या करेंगे, एक बार अल्फा सिंगल ले लेंगे, एक बार बीटा सिंगल ले लेंगे और एक बार गामा सिंगल ले लेंगे। और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास गामा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और इन तीनों का समेशन कर देंगे। अगर ऐसा होता तो हम इस तरीके से कर देते। ठीक है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं बट यस एग्जाम में पूछी गई हैं तो हमें पढ़ना पड़ेगा। अब हमारे पास क्या आता है कि भाई ये वाला मान बता दो, तो इसका तो हमने पढ़ ही लिया कि ये वाली वैल्यू एक्चुअली क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा। और फिर प्लस में आप एक काम करो, स्क्वायर को शिफ्ट कर दो। अभी यहाँ पे एक बार यहाँ पे ले आओ, एक बार यहाँ पे ले आओ, तो अल्फा बीटा स्क्वायर गामा और अल्फा बीटा गामा स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। आप यहाँ पे अल्फा बीटा गामा को कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। मेरे को तो इसका मान बताना है। अब ये तो आराम से निकाल सकते हैं, ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये क्या है सम ऑफ रूट्स। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस डी अपॉन में, और सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी अपॉन में। कंपेयर कर लेंगे, ये मेरे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास ये क्या है 6 है ए, 11 है बी, ये है मेरे पास सी, और ये मतलब b क्या होगा, ये नेगेटिव वाला पूरा नेगेटिव 11 b को रिप्रेजेंट करेगा, ये c को रिप्रेजेंट करेगा और ये d को रिप्रेजेंट करेगा। तो मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है माइनस डी बाई ए, तो माइनस में -1 डिवाइडेड बाय a क्या है 6, और इनटू में सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस b अपॉन में a, तो माइनस में 11 डिवाइडेड बाय 6, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ये पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा 11/36। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़िया सवाल था, अपने रजिस्टर में नोट कर लेना। ठीक है, अच्छे अच्छे सवाल ही कराऊंगा आपको जो एग्जाम में यूज होंगे, और कुछ ट्रिक्स उन पे बन रही होंगी तो वो भी कराता हुआ चलूंगा। ठीक, अगला सवाल हमारे पास कहता है कि भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बता दो इस इक्वेशन के क्या होंगे। आप कहेंगे सर अभी तो आपने बताया प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला ये a हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होते हैं, ये हमने देखा माइनस डी अपॉन में a होता है। अगर मैं कंपेयर करता हूं तो ये मेरे पास a निकल के आया, d क्या निकल के आया मेरे पास k निकल के आया, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा माइनस k डिवाइडेड बाय k, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी -1। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगला सवाल हमारे पास, ये क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है
सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट अ टाइम बता दो क्या होगा। मतलब हमसे पूछा है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इसका फॉर्मूला हमने क्या लिखा है, इसका फॉर्मूला लिखा था हमने सी बाय ए, और सी बाय ए क्या होगा अगर कंपेयर करेंगे, ये 1 क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट, सी क्या होता है हमारा एक्स का कोएफिशिएंट, तो ये आ जाएगा 4, तो 4 डिवाइडेड बाय 1 आंसर आ गया 4। क्लियर, कंसेप्ट पता है, क्वेश्चन बनेंगे। ये सारे क्वेश्चंस में बच्चों को दिक्कत आ रही थी क्योंकि उन्होंने क्यूबिक पॉलिनोमियल वो पढ़ के ही नहीं गए थे एग्जामिनेशन में। सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन बता दो क्या होगा, तो वो होता है माइनस बी अपॉन में ए। माइनस बी क्या हो जाएगा, बी है 7 और ए है 2, तो -7 डिवाइडेड बाय 2, दिस विल बी माय आंसर। 4 क्वेश्चन हो गए। ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है और जिनमें बच्चे परेशान हो रहे थे। अगला सवाल हमारे पास आ गया कि 3 नंबर है एबीसी, उनका सम दे रखा है हमें 5। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर टेकन एट अ टाइम इज -2, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, दो को एक साथ ले लिया और उन सबको सम कर दिया तो ये -2 आ गया। तीनों नंबर का अगर प्रोडक्ट कर दें ए बी सी, ये वाला वैल्यू आ गई 3, तो हमें बताना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब का मान, सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान क्या होगा। ये तो बेसिक अलजेब्रा फॉर्मूला पे बेस्ड है, आपको पता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, ये किसके बराबर होता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ab प्लस बी सी प्लस सी है, यही कंसेप्ट पढ़ते हैं है ना। तो यहाँ पे इसका मान गिवन है, इसका मान गिवन है, इसका मान गिवन है, इसका मान बताना है। तो सबसे पहला काम तो अगर मैं फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर दूं, ये 3abc को उधर ले जाऊंगा तो ये माइनस का प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये प्लस का साइन, यही है। चारों ऑप्शन की यूनिट डिजिट भी डिफरेंट दिख रही है, तो आप चाहो तो यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो। तो मेरे पास 3abc का मान है 3, तो ये बन गया 9 प्लस a प्लस बी प्लस सी 5 है, और यहाँ पे मेरे पास 5 का स्क्वायर 25 और माइनस में यहाँ पे 3 इंटू में -2, तो ये -6 होगा। सोल्व करेंगे 31, यूनिट डिजिट 5 से मल्टीप्लाई करके 5 प्लस 9 4, तो यूनिट डिजिट क्या आएगी आंसर की 4, 164 मेरा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला सवाल हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और कहते हैं कि इन दोनों में ना एक रूट कॉमन है, तो आप बता दो b का मान क्या होगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट कॉमन मतलब यहाँ पे जैसे स्क्वायर है ना, क्वाड्रेटिक बन गया, तो x की 2 वैल्यूज निकल के आएंगी। क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे कोई अलग से वेरिएबल नहीं है x के अलावा, तो वो दोनों की दोनों वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। अब उनमें से वैल्यू एक वैल्यू इसमें कॉमन है, तो हम इसमें रख के देखेंगे दोनों एक एक करके वैल्यू, जो चारों ऑप्शन में से एक आंसर मिल जाएगा मेरे को किसी एक वैल्यू पे, वही मेरा क्या हो जाएगा, b का मान हो जाएगा। समझ गए। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो या तो मैं इसे ऐसे करूं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। आप कहेंगे सर 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 20 इक्वल्स टू 0 है, तो कैसे करते हैं, बेसिक से करोगे तो आप कहोगे सर -7x को कुछ इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि उसका सम -7x आए और प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए। तो ये हो गया मेरे पास -120 है ना, तो 6x स्क्वायर, 7 को 120 बनाना है तो 15 और 8 में ब्रेक कर सकते हैं, -15x प्लस 8x माइनस 20। बस बिल्कुल बेसिक से उनके लिए समझा रहा हूं जिनकी तैयारी थोड़ी सी कम है। अदरवाइज इस क्वेश्चन को 15 और 18 आपको देख लिया कि भाई ये -7 को -15 और 8 में हम ब्रेक करेंगे, तो उसके बाद डायरेक्ट आंसर आ जाता है। इसके आगे माइनस लगा दो और ये एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, पहली वैल्यू ये होगी। दूसरी वैल्यू इसके आगे माइनस लगा दो और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट इससे डिवाइड कर दो, ये आपकी सेकंड वैल्यू होगी। तो आपकी जो दोनों वैल्यू निकल के आएंगी वो वैल्यू निकल के आएंगी यहाँ पे मेरे पास, एक आगे यहाँ पे 3 से काट दूंगा तो एक आ गई वैल्यू 5/2 और एक वैल्यू आ गई -4/3। बाकी वरना बेसिक से करना है तो यहाँ पे आप x को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 3x को कॉमन ले सकते हैं आप, और यहाँ पे मेरे पास 2x - 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2 को कॉमन ले लेंगे या 4 को कॉमन ले लेंगे, तो अगेन 2x - 5। आप कहेंगे सर ये 0 के बराबर, तो 2x - 5 कॉमन आ गया और यहाँ पे 3x + 4 बचेगा, ये 0 के बराबर। तो या तो ये 0 या फिर ये 0, इसे सोल्व 0 रखोगे तो आपका पास x का मान 5/2 आ गया, इसे 0 रखोगे तो x का मान -4/3 आएगा।
ये बेसिक है, वरना ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बचपन में लिखा करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ट्रिक्स बताई थी। मैंने कहा था जैसे ही आपने ब्रेक कर लिया इसे दो पार्ट में, तो साइन को अब चेंज कर दो या माइनस आगे लगा दो और एक और इस एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, आपको दोनों वैल्यूज यहाँ पे मिल जाती हैं। ठीक है, अब इतना काम होने के बाद हमने वैल्यू निकाल ली, तो अब ये वैल्यू आप इसमें पुट करके रखेंगे। तो पहली वैल्यू कौन सी थी मेरे पास, 5/2, 5/2 यहाँ पे रख देता हूं, तो 6 इंटू में 25/4 हो गया, प्लस b इंटू में 5/2 माइनस 10 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सोल्व कर लो, यहाँ पे ये 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, है ना। ये 10 उधर चला जाएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 20 बन जाएगा, इधर 75 प्लस 5b। इसमें भी एक चीज और बताऊंगा जो हम शॉर्ट करने के लिए कर सकते थे, 5 से काट देंगे तो ये 4 रह जाएगा और ये वाली वैल्यू कितनी बन जाएगी, 15। 4 माइनस 15 माइनस 11 बचेगा b का मान, माइनस 11 है तो ये आंसर आ गया। ठीक, अच्छा एक चीज और हम इस क्वेश्चन में ट्राई कर सकते थे भाई, वो चीज क्या होगी, आप देखो ये तो हम वैल्यू निकाल के कर ही सकते हैं, वरना जब मान लो इनका एक कॉमन रूट है, मैंने मान लिया y, तो x को यहाँ पे भी y से रिप्लेस कर सकता हूँ और x को यहाँ पे भी y से रिप्लेस कर सकता हूँ, है ना। इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास जो वैल्यू बनेगी आप देखेंगे 6y² कर जाएगा, फिर यहाँ पे या इसमें इस वाले में से bx में से -7x को घटाऊंगा, x को y से रिप्लेस कर दिया तो y और ये b + 7 हो जाएगा मेरे पास, और उसके बाद फिर -10 में से -20 को घटाऊंगा तो +10 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। y क्या है, कॉमन रूट है, अभी भी मेरे को y का मान निकालना पड़ेगा। y का मान क्या था मेरे पास, यहाँ पे 5/2 पे सेटिस्फाई कर रहा था, 5/2 यहाँ पे रखोगे इस इक्वेशन में, तब भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस b का मान निकाल सकते हो। ठीक है, अगर मेरे पास इस क्वेश्चन में यहाँ पे भी y की फॉर्म में कुछ होता, मतलब x की फॉर्म में, कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्टली आसान हो जाता है हमारा उस तरीके से कि यहाँ पे एक करके पूरा क्वाड्रेटिक में ना रखें, यहाँ पे आपको लीनियर में रखना पड़ता। बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मेरे को दे रखी हो ax² + bx + c = 0 की फॉर्म में, तो x होता है मेरे पास -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये याद रख लेना। इसमें हम कहते हैं कि एक डिस्क्रिमिनेंट होता है जो कि जिसे हम डेल्टा से इसे ट्राइंगल से डिनोट कर सकते हो, या ये हमारे पास वैल्यू होती है b² - 4ac के, और ये डिसाइड करता है कि भाई हमारे जो दो रूट्स होंगे, x की जो दो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, वो रियल वैल्यूज होंगी या इमेजिनरी वैल्यूज होंगी। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट मेरा 0 से बड़ा होता है तो हम कहते हैं दोनों रूट्स क्या होंगे, मेरे रियल होंगे। 0 के बराबर होगा तो हम कहेंगे सर दोनों रूट क्या होंगे, रिपीट कर जाएंगे और रियल होंगे। और अगर ये छोटा हो जाए 0 से तो हम कहेंगे सारे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स बनेंगे, मतलब इमेजिनरी रूट्स बनेंगे। और इसमें सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है मेरे पास, अगर ये इक्वेशन है तो -b/a सम ऑफ रूट हो जाता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाता है c/a। ठीक है, इस पे भी बहुत सवाल आते हैं, पूरा कांसेप्ट रिवाइज करा दिया मैंने आपका। ट्रिग्नोमेट्री पे बढ़ते हैं, एक सवाल पूछा गया था cos थीटा बाई 3/4 है, तो आप बता दो sin 3 थीटा का मान क्या होगा। अच्छा पहली चीज तो ये बताओ sin 3 थीटा क्या होता है, ये होता है 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा, यही होता है। तो मेरे को sin थीटा का मान मिल गया तो क्वेश्चन वैसे ही हो जाएगा। आप कहेंगे सर cot थीटा होता है मेरे पास यहाँ पे बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, sin थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। 3 4 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं, 5 के साथ, तो ये हो गया मेरा sin थीटा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मेरे पास sin थीटा को कॉमन भी ले सकते हैं, तो 4/5 तो मेरा बाहर आ जाएगा, 3 - 4 इंटू में sin² थीटा मतलब 16/25। अगर आप इस चीज को ध्यान से देख पाए यहाँ पे, तो मेरे पास ये 4/5 अंदर तो किसी को काट नहीं पाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 25 आएगा, 4 से कटेगा नहीं, और 5 मल्टीप्लाई होगा, तो मैं कह सकता हूँ न्यूमरेटर मेरा 4 का मल्टीपल और डिनोमिनेटर मेरा 125 का मल्टीपल जनरली दिखेगा। तो डिनोमिनेटर में 125 लेकिन न्यूमरेटर में 44, क्योंकि 4 को कोई काटने वाली संख्या तो नीचे है ही नहीं ना, तो 4 का मल्टीपल एक ही है न्यूमरेटर में, बाकी तो है ही नहीं, तो यही आंसर आ जाएगा। चले आगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक सिंपल सा सवाल पूछा गया था भाई, कहता है कि ए बी और सी हमें दे रखा है यहाँ पे, ये एक ट्राइंगल एबीसी की 3 वर्टिसेस हैं, तो हमें बता दो अगर 3.5 और 4.5 सेंट्रोइड है तो पॉइंट x+3 और y-4 का मान क्या होगा। आप कहेंगे सर सेंट्रोइड क्या होता है मेरे पास, अगर सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो वो होता है x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3, मतलब जो बाकी 3 कोऑर्डिनेट्स हैं उनके x वाला पार्ट जो है उसका एवरेज, और ऐसे ही y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3,
ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं सेंट्रोइड के, मतलब जो इसका इसका और इसका, इन तीनों का एवरेज ये होगा, इसका इसका इसका, इन तीनों का एवरेज ये होगा। तो डायरेक्टली अगर आपको एवरेज पता है तो आप सम भी कह सकते हैं कि भाई इसको और इसको सम करूंगा तो क्या आएगा, x+3 - 6, तो x-3 बचेगा, ये किसके बराबर, ये इन तीनों का सम अगर कर रहा हूं तो एवरेज में 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 3.5 इंटू में 3, ये वाली वैल्यू होगी 10.5, तो x का मान आ गया मेरे पास 13.5। सिमिलरली अगर y के लिए करेंगे तो 5 में से 4 गया 1, 1 प्लस y किसके बराबर हो गया, 3 इंटू में 4.5 डेट इज 13.5, तो y हो गया 12.5। अच्छा, x और y मिल गया तो पुट कर दो, x+3, इसमें 3 जोड़ देंगे तो क्या वैल्यू बनेगी 16.5, इसमें क्या जोड़ना है, इसमें 4 घटाना है तो बचेगा 8.5। 16.5 और 8.5 मेरे दो फैक्टर्स होंगे, ऑप्शन नंबर ए में दिख गया, यही आंसर आएगा, वरना 16.5 भी निकाल दिया था तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा था। चले आगे, ज्योमेट्री का सवाल है। पहला सवाल, हमारे पास एक पॉलीगन दे रखा है जिसकी 10 साइड्स हैं, तो कितने ट्राइंगल्स बनाए जा सकते हैं इसकी वर्टिसेस को यूज करके। देखो, अगर मैं कोई पॉलीगन ड्रॉ करता हूं तो उसमें कितनी भी n नंबर ऑफ साइड्स हो सकती हैं, ऐसा कुछ भी पॉलीगन बना लो। अगर मेरे को एक ट्राइंगल बनाना है तो कितनी साइड्स को लेना पड़ेगा, आप कहेंगे सर 3 वर्टिसेस को मेरे को एक साथ लेना पड़ेगा तब जाके ट्राइंगल बनेगा। देखो, जैसे ये वाला कॉमन लिया तो एक वर्टेक्स ये हो गई, एक वर्टेक्स ये हो गई, तो एक ट्राइंगल बन गया। कितनी वर्टिसेस की जरूरत पड़ी, 3। ऐसे ही मैं और भी ले सकता था भाई, एक ये वाली ले ली, एक ये वाली ले ली और एक ये वाली ले ली। कोई भी 3 वर्टेक्स चूज करनी है, जितनी भी वर्टेक्स है उनमें से, तब मेरे ट्राइंगल्स बनते चले जाएंगे। टोटल कितने वर्टेक्स होंगे, अगर 10 साइड हैं तो वर्टेक्स भी कितने होंगे, 10 होंगे। हमें ट्राइंगल बनाने के लिए चाहिए कितने, 3 चाहिए, तो हम कहेंगे 10C3, 10 में से कोई 3 चूज करने हैं। ये इतने केसेस बनेंगे मेरे पास यूनिक, तो इससे आप आंसर बता सकते हैं। तो इसे हम 3 को इधर लिखते हैं। 10C3 का मतलब क्या होता है, ये होता है 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 10 - 3 फैक्टोरियल। आप देखेंगे ये तो 7 फैक्टोरियल बनेगा। अगर मैं 10 फैक्टोरियल को खोलता हूं तो ये तो 10 × 9 × 8 × 7 × 6 ऐसे चलता चला जाएगा, या फिर मैं यहाँ पे × 7 फैक्टोरियल पे रोक सकता हूँ। डिनोमिनेटर में 7 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल होता है मेरे पास, 3 × 2 × 1 डेट इज 6। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कट गया मेरे पास, 6 से काटूंगा तो 3 और यहाँ पे आएगा 5। आंसर क्या आया, 15 × 8 120, तो दिस विल बी माई आंसर। रिपीट कर रहा हूं, NCR अगर मैं दे रखा हो तो इस फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये याद रख लेना कॉम्बिनेशन का। परमिटेशन कॉम्बिनेशन बहुत डिटेल में YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया हुआ है। रेलवे NTPC के लिए पढ़ना है तो कर लेना, एक भी सवाल आपको छूटेगा नहीं। अगला सवाल हमारे पास दे रखा है कि भाई एक पॉइंट है, एक रेक्टेंगल ABCD के अंदर कुछ और डायमेंशंस भी दे रखी हैं। तो पहले भाई एक रेक्टेंगल बना लिया ABCD, इसके अंदर क्या डाल दिया, एक पॉइंट डाल दिया डेट इज P। हमसे क्या कहता है, हमसे कहता है कि यार PA PB PC और PD। देखो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, कंफ्यूज मत होना, ये P पॉइंट कहीं भी हो सकता है। तो एक रैंडम पॉइंट है। PA हमें दे रखा है यहाँ पे 69, PB हमें दे रखा है यहाँ पे 27, PC हमें दे रखा है यहाँ पे 38 और PD हमें बताना है कि इसका मान क्या होगा। ये रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी पे बेस्ड है जो मैंने आपको करा रखी है विद फॉर्मूला। इसमें फॉर्मूला हमारा क्या बनता है, अगर कोई भी एक रैंडम पॉइंट हम चाहे अंदर ले लें चाहे रेक्टेंगल के बाहर ले लें, P पॉइंट मेरा यहाँ पे हो तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, फिर हमारे पास ऐसी चीजें बनेगी। या फिर अगर आपका P अंदर की साइड है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी हो, ये फिगर बन जाएगी मेरी। उस केस में भी हमारे पास क्या होता है, P के इस साइड वाली ये और ये, इनके स्क्वायर का सम बराबर होता है इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के सम के। क्या चीज याद रह जाएगी, याद रह जाएगी तो हम क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। हम कहेंगे सर ये वाली साइड 69 का स्क्वायर प्लस में क्या 38 का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा किसके 27 स्क्वायर और यहाँ पे PD के स्क्वायर की। ये प्रॉपर्टी याद रख लेना। मतलब P कोई भी पॉइंट है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर बराबर होगा दिस स्क्वायर प्लस
दिस स्क्वायर के। पढ़ा रखी है, कॉमन प्रॉपर्टी है, हमें बताना है पीडी का मान क्या होगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों की यूनिट डिजिट डिफरेंट है, तो भाई काम मेरा कितना आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। यूनिट डिजिट से कर लेंगे, कोई वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। 9 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, यूनिट डिजिट 4 आ जाएगी, और यहाँ पे 7 का स्क्वायर करेंगे तो 9। 1 + 4, 5 में से 9 को घटाऊंगा तो 5 क्या बन जाएगा, 15 बन जाएगा। 15 - 9 यूनिट डिजिट आएगी 6, किसमें, पीडी स्क्वायर में। अब किसका स्क्वायर करने पे आपको यूनिट डिजिट 6 मिलती है? आप कहेंगे सर 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 मतलब यूनिट डिजिट 6 मिलती है, या फिर 6 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट 6 मिलती है। तो मेरा जो पीडी का मान है उसकी यूनिट डिजिट या तो 4 होगी या 6 होगी। 4 ऑप्शन में दे रखा है, 6 ऑप्शन में नहीं है, तो भाई पीडी की जो लास्ट डिजिट होगी वो क्या होगी, 4 होगी। कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है? कैलकुलेशन तो बहुत ही कम क्वेश्चंस में करनी पड़ती है, अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो बहुत इजीली सवाल हो जाते हैं। हमसे कहता है कि यार एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए बी पैरेलल है सीडी के, तो भाई सीधी सी बात है कि क्वाड्रिलेटरल से बोल ही क्यों रहे हो। अगर ए बी पैरेलल हो गया मेरे पास सीडी के, तो इसका मतलब तो भाई ये ट्रेपीजियम ही बन गया। ये वाली साइड बन गई ए बी सी डी, ए बी पैरेलल हो गया डीसी के। ई और एफ मिड पॉइंट्स हैं डायगोनल एसी और बीडी के, तो ये डायगोनल बना दिया बीडी और एसी। अच्छा, इन दोनों के मिड पॉइंट कहाँ होंगे? आप कहेंगे सर जो छोटी वाली साइड है उसके अलावा बड़े वाली साइड अगर मैंने ये मानी है तो इधर आएंगे, अगर बड़े वाली साइड नीचे वाली मानता तो नीचे की साइड आ जाता, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये मेरे पॉइंट हो गए क्या, ई और एफ। आगे हमसे कहता है कि भाई अगर ए बी हमारे पास कितना है, 14 है, बीसी का मान दे रखा है हमें कितना, 73, डीसी का मान दे रखा है हमें 90। अच्छा मैंने सही बनाया है फिगर, कोई दिक्कत नहीं है। एडी का मान दे रखा है 22, तो हमें बताना है भाई ईएफ की लेंथ क्या होगी। अगर आपको ये ईएफ की लेंथ बतानी है तो भाई इसमें ये साइड वाली लेंथ की कोई जरूरत ही नहीं होती। ईएफ क्या होता है मेरे पास, अगर मैं एक ट्रेपीजियम के अंदर दो डायगोनल्स बनाऊं और उनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन बनती है, इसका लेंथ क्या होता है मेरे पास, ये EF बराबर होता है 1/2 इंटू में जो इसकी जो पैरेलल साइड्स है उनका डिफरेंस 90 - 14। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 76 / 2 दैट इज 38। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, पढ़ते ही करना था। इतनी बार एसएससी सीजीएल प्री में, मेंस में पूछा जा चुका है, रेलवे में पूछा जा चुका है कि ये तो याद होना ही चाहिए। ये क्वेश्चन क्यों बच्चे नहीं कर पा रहे थे एग्जामिनेशन में, ये चीज समझ में नहीं आ रही है, वो पढ़ के नहीं गए थे ढंग से। चलिए अगला सवाल हमारे पास, ए बी सी डी फिर से अब यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने, चलो ये अच्छी बात है कि भाई ए बी सी डी क्या है, एक ट्रेपीजियम है जिसमें बीसी पैरेलल है एडी के। तो ए ये मान लेते हैं बी सी डी, बीसी पैरेलल है एडी के, ए सी इक्वल्स टू सी डी। अगर मैं लाइन बना दूं, ओहो ये ए सी की लाइन है, ये बराबर दे रखा है सीडी के, एंगल एबीसी 69, ये कौन 69 है, बीएसी 23 है। हमें मेजरमेंट बतानी है एंगल एसीडी की, इसका कोण का हमें मान बताना है। अरे ये तो बड़ा सिंपल सा हो गया क्वेश्चन, नहीं? आप देखोगे सबसे पहले तो भाई ये दो एंगल दे रखे हैं, ये छोटे वाले ट्रायंगल में मेरे को ये वाला कोण मिल जाएगा, इन तीनों के सम 180 के बराबर होंगे। तो ये वाला एंगल कितना, 180 माइनस में इन दोनों का सम करोगे तो क्या वैल्यू आ गई मेरे पास, 69 92 आ गई। तो ये वाला कोण हो गया 88। अगर ये कोण 88 है तो मेरे को ये भी पता चल रहा है भाई ये वाली लाइन के पैरेलल गिवन है, तो अगर ये कोण 88 आ गया तो ये वाला भी 88 हो जाएगा, और ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है तो ये 88, तो भाई ये वाला भी 88 हो जाएगा, है ना। और अगर ये दोनों 88, तो अब ये वाला ट्राइंगल देख लो, इस ट्राइंगल में इन तीनों का सम 180 बनेगा, है ना। तो आप देखेंगे ये 90 में से 2 कम है, ये भी 90 में से 2 कम है, तो इन दोनों का सम अगर 90 बन जाता तो 180 यही हो जाते, तो 4 कम है ना ये, तो ये वाला एंगल 4 डिग्री होगा, तभी तो 180 बनेगा इन तीनों का सम। इस तरीके से सोच सकते हैं, वरना 180 - 2 × 88 करके भी सोच सकते हैं। आपके ऊपर आप कैसे देखेंगे, 4 आंसर आ जाएगा। चलें आगे। अगला सवाल मेरे पास, एक ट्राइंगल की 3 साइड दे रखी हैं, हमें बताना है ऑल्टीट्यूड क्या होगी कॉरस्पॉन्डिंग टू द साइड ऑफ लेंथ 171। चलिए अगर मैं एक ट्राइंगल बना देता हूं, ठीक है,
एक साइड मेरे पास आ गई 170, चलो 171 के कॉरस्पॉन्डिंग हाइट चाहिए, तो मैंने कहा ये 171 है, ये 109 मान लेते हैं और ये 100 मान लेते हैं। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट कौन सी होगी भाई? यही होगी। हमें इस हाइट का मान बताना है कि क्या होगा, कैसे करेंगे। अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइड दे रखी हो तो आपको पता है हीरोस फॉर्मूला लगा के हम क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। और एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी होता है, तो बेस मुझे गिवन है, हाइट निकालनी है और हाफ इंटू करके निकाल लेंगे। कंसेप्ट पता है। एक चीज दिमाग में ये भी आती है कि भाई तीनों साइड अगर दे रखी है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी, तो हम कई बार वो भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो देख लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं बन रहा, सबसे बड़ी साइड ये क्या है, हाइपोटेनियस। तो इस स्क्वायर में से इसको हटा लो, 171 के स्क्वायर में से अगर मैं 109 के स्क्वायर को घटाऊं तो अगर ये बराबर आ गया 100 के स्क्वायर के, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। एक वेरिफिकेशन चेक हम लगाते हैं, अब देखते हैं सेटिस्फाई करता है नहीं करता। तो दिस माइनस द ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो यहां पे मेरे पास वैल्यू बचेगी कितनी, अगर इनका प्लस कर दूंगा तो ये आ गया 280, और अगर इनका माइनस कर दूंगा मैं तो ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास यहाँ पे 68, नहीं 62, है ना। तो भाई ये तो मेरे पास 100 का स्क्वायर नहीं बन रहा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, हमारी मेहनत क्या हो गई, खराब हो गई, तो हटा देते हैं, जरूरत नहीं। अब बेसिक से करना पड़ेगा। अब हीरोस फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। वो क्या होता है, तीनों साइड का सम डिवाइडेड बाय 2, तो ये 280 380 भाग 2, तो ये 190 आ गया। फिर एरिया होता है मेरे पास रूट में सेमी पेरीमीटर, एक साइड को घटाया, दूसरी साइड को घटाया, और सेमी पेरीमीटर से तीसरी साइड को घटाया, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आ गई 190। 190 में से 109 घटाऊंगा तो 81, 100 घटाऊंगा तो 90, और यहाँ पे 171 घटाऊंगा तो 19। अगर मैं इससे बाहर निकालूं, कुछ निकल रहा है, देखो 19 एक अलग बाहर निकल गया, 10 एक अलग बाहर निकल गया, फिर 81 में से 9 एक अलग बाहर निकलेगा, और 9 में से 3 एक अलग बाहर निकलेगा, पूरा बाहर निकल गया, और ये आ गया मेरा एरिया। अच्छा ये तो एरिया है, एरिया और किसके बराबर होता है, मैंने कहा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के बराबर भी होगा, तो यही लिखो, हाफ इंटू बेस क्या है 171, और इंटू में हाइट ये निकालनी है। सोल्व कर लेंगे, आप देखेंगे 19 इंटू 9 तो 171 होता है, ये कट गया, तो हाइट का मान कितना, 30 इंटू में 260, दिस इज द आंसर। तो बेसिक अप्रोच तो यही है इसकी, बाकी ऑप्शन से डायरेक्टली कुछ हो सकता है, तो अभी मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने डायरेक्टली आपको इंडिविजुअली बेसिक से सोल्व करके बताया, तो ये आंसर आएगा। अगला सवाल हमारे पास, एक ट्रायंगल की, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी साइड्स दे रखी हैं, तो एरिया बताना है। तो कितना आसान होता है इस टाइप का क्वेश्चन। अब यहाँ पे वैल्यू है ए बी सी, मान लो कुछ भी, देखो x माइनस 18 है, x माइनस 25 और एक x है, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, x, तो ये हो जाएगी मेरी हाइपोटेनियस। और मैं कह सकता हूँ ये x माइनस 18 एक को मान लो, और एक को मान लो x माइनस 25। तो अब एक तरीका तो यह मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फिर सोल्व करके x का मान बताऊं। दूसरा तरीका यह है कि आप x का मान लॉजिकली सोचो कि क्या हो सकता है। आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास गैप कितने का है, अगर मैं इससे देखूं तो ये 18 कम है, और इससे देखूं तो ये 25 कम है। तो कौन से ऐसे 3 ट्रिपलेट होते हैं जिसमें सबसे बड़ी वैल्यू में आप 18 घटाएं और 25 घटाएं तो ट्रिपलेट बन जाता है। तो आप थोड़ा सा, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप सोच पाएंगे कि भाई हम एक ट्रिपलेट पढ़ते हैं, यहाँ पे ट्रिपलेट होता है हमारे पास 73, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू होती है हमारे पास 55 और एक वैल्यू होती है 48। ये तीनों आपस में क्या करते हैं, एक ट्रिपलेट बनाते हैं, और इसमें इन दोनों का डिफरेंस 18 का है और इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 25 का है। ठीक है, याद है तो डायरेक्ट हो जाएगा, वरना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सोल्व कर लेंगे। तो मेरे पास ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 55, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 48। अब एरिया बताना है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 48 करूंगा तो 24, और इंटू में 55 कर दूंगा, आंसर मिल जाएगा। यूनिट डिजिट क्या आएगी 5 इंटू 4 0, तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट हो सकता है, और कोई ऑप्शन की पॉसिबिलिटी है नहीं। चले आगे। अगला सवाल हमारे पास कहता है एक सर्कल है, उसके अंदर पी ओ आर एक डायमीटर दे रखा है, पी क्यू और आर क्यू दो कोड दे रखे हैं। समझ गए आप, जैसे मान लो मैंने क्या कहा, एक डायमीटर बना दिया इसका, पी ओ मतलब लॉजिकली सेंटर ही होगा, और ये हो गया मेरे पास आर।
PQ और QR कोड है, तो एक कोड ऐसे बना दो, एक कोड ये बना दो, और यहाँ पे जो भी बड़ी होगी देख सकते हैं, वरना PQ को इंटरचेंज कर लेंगे, कोई बात नहीं। कुछ ऐसा हमें दे रखा है। एक चीज हमें ये दिख रही है कि भाई ये डायमीटर है तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा, बट देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। कहता है लेंथ ऑफ आर्क PQ इज हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ आर्क RQ। तो अगर ये वाली लेंथ 1 है तो हम कहेंगे सर RQ क्या होगी 2, ये इसकी आधी हो गई। हमें बताना है POQ का मान क्या होगा। अब देखो यहाँ पे, हालांकि इन्होंने क्वेश्चन में O को मेंशन नहीं किया कि वो सेंटर है, लेकिन इन्हें मेंशन कर देना चाहिए था तो ज्यादा सही रहता। हमने वो लॉजिकली ले लिया कहीं भी, लेकिन लिखा नहीं है कि O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो POQ O पॉइंट कहीं भी हो सकता था, और फिर तो हम निकाल ही नहीं सकते थे इस क्वेश्चन का आंसर। वो सेंटर हम मान के कर लेंगे, ठीक है, इतनी आजादी दे देते हैं क्वेश्चन बनाने वाले को कि चलो तुम्हारी गलती माफ करी। अच्छा, अगर हमारे पास यहाँ पे ये बता दे रखा हो तो ये एंगल क्या होंगे। अगर हम देखें कोई भी कोड या कोई भी आर्क, ये आर्क भी ले सकते हो आप, चाहे कोड भी ले सकते हो, जो रेशियो होता है वो मेंटेन रहता है, सेम रेशियो। अगर यहाँ पे कोड लेंथ 1:2 है तो जो ये सेंटर पे एंगल बनाएंगे ये भी क्या होगा 1:2 होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो सेंट्रल एंगल होता है वो आर्क लेंथ के कह लो, या फिर जो कोड है कोड लेंथ के कह लो, जो सेंटर पे एंगल बनेगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे ये 1:, तो ये 1:, ये 2, तो ये 2 हो जाएगा। आप कहेंगे सर टोटल कितना है, ये तो 180 डिग्री है, तो 3 किसके बराबर हो गया 3:180 डिग्री के बराबर। हमसे पूछा है POQ, तो ये तो 1 है, तो 1 किसके बराबर 60 डिग्री के बराबर। क्वेश्चन हो गया खत्म। चलें आगे। अगला सवाल हमारे पास, सारे क्वेश्चन टाइप वाइज और टॉपिक वाइज मैंने अरेंज करके करा रहा हूं। ये सारे के सारे वो क्वेश्चन थे जिनमें बच्चे दिक्कतें फेस कर रहे थे एग्जामिनेशन में। कहता है एक P पॉइंट है जो कि एक सर्कल के बाहर दे रखा है, कुछ इस तरीके से, ये सेंटर से 17 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो अगर सर्कल का सेंटर ये है तो ये वाली दूरी हमारे पास हो गई 17। एक सेकंड बनाई जाती है P पॉइंट से जो सर्कल को A और B पॉइंट पे काटेगी, कुछ इस तरीके से कि PA 8 है, PB AB हमारे पास 7 है और PB ग्रेटर देन PA है। तो PB यहाँ पे बनेगा और A यहाँ पे बनेगा क्योंकि PB बड़ा है PA से। आगे PA हमें 8 दे रखा है और AB का मान हमें 7 दे रखा है, कुछ इस तरीके से। हमें बताना है कि भाई रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी 17 थी, ये सेंटर था तो ये मान लेते हैं रेडियस। अच्छा, सेकंड की प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास। सेकंड प्रॉपर्टी में हमने ये चीज पढ़ी हुई है कि भाई अगर एक सर्कल पे बाहर से 2 सेकंड हम डालते हैं तो अगर ये दूरी A है और ये पूरी B है, ये C है और ये पूरी D है, तो हमने कहा था कि CD बराबर C इंटू D बराबर होगा A इंटू B के। ये प्रॉपर्टी याद है तो उससे ही हो जाएगा। अब आप यहाँ पे सोल्व कर लें। इस लाइन को अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं तो ये भी R हो जाएगा मेरे पास। तो मैं कहूंगा यहाँ पे 8 और ये पूरी लेंथ मल्टीपल 8 + 7 15। तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या बनेगी, प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 8 इंटू में 15, ये किसके बराबर होगा, यहां से लेके यहां तक की दूरी। ये टोटल यहां तक 17 था, इसमें से R घटा देंगे तो ये 17 माइनस R बनेगा, और यहाँ पे ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक 17 + 17 यहां तक है, फिर R, यही बनेगा। क्वेश्चन खत्म हो गया हमारे पास। आप कहेंगे सर 17 इंटू 17 मतलब A + B - B वाला फॉर्मूला, 17 स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इधर आ जाएगा और उधर रह जाएगा 17 का स्क्वायर दैट इज 289, और यहाँ पे है यहाँ पे 8 इंटू 15 दैट इज 120। घटाएंगे तो ये 169 बचा, तो किसका स्क्वायर होता है 13 का, तो ये आंसर आ गया। चलें आगे। अगला सवाल हमारे पास कहता है एक सर्कल दे रखा है जिसका रेडियस इतना है, सेक्टर का एंगल दे रखा है 2π/3, तो पैरामीटर बता दो। भाई सर्कल मेरे पास कोई भी ऐसा हो तो सेक्टर क्या होता है, सेक्टर कुछ इस तरीके का हम बनाते हैं, ठीक है। ये इसका एंगल होता है, ये हम इसकी आर्क लेंथ बोलते हैं, ये रेडियस होता है और ये रेडियस होता है, ठीक है। अगर सेक्टर के हमें पेरीमीटर की बात की जाए तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, ये वाली दूरी, ये दूरी और ये दूरी। कुछ लोग खाली आर्क लेंथ निकाल देते हैं, गलत कर देते हैं। तो मैं कहूंगा यहाँ पे सेक्टर क्या हो जाएगा 2R + L।
अच्छा एल का मान क्या होता है, अगर एंगल मेरे पास थीटा क्या हो डिग्री में हो तो हम कहते हैं थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू में 2 पाई आर, है ना। अगर ये मेरे पास रेडियन में हो, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है रेडियन के अंदर अगर थीटा है मेरे पास, तो आर्क लेंथ जो होती है वो डायरेक्टली हो जाती है थीटा इन रेडियन इंटू में मेरे पास रेडियस। ठीक है, ये रेडियन के लिए है, ये रेडियस के लिए, कंफ्यूज मत करना। तो एल को हटा के मैं कह सकता हूं थीटा रेडियन में और इंटू में आर। तो रेडियस कितना है, आप कॉमन लेना चाहो कॉमन ले लो, वरना रेडियस 10.5 दे रखा है, तो 2 इंटू में 10.5 21 हो जाएगा, प्लस थीटा कितना दे रखा है 2 पाई बाई 3, तो 2 बाई 3 पाई को 22 बाई 7, और यहाँ पे थीटा रेडियस कितना है 10.5, इसे 21 बाई 2 लिख सकते हैं। सोल्व करेंगे अपना आंसर निकाल लेंगे। आप देखेंगे यहां से काटेंगे 7, 7 से ये कट गया, 2 से ये 2 कट गया, 21 प्लस 22 दैट इज 43। दिस विल बी माय आंसर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अगला सवाल हमारे पास कहता है एक रेक्टेंगल है हमारे पास, अगर उसका एरिया बढ़ जाता है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर से, अगर लेंथ को बढ़ाएं 6 मीटर और ब्रेथ को डिक्रीज कर दें 5 मीटर से। अगर लेंथ को डिक्रीज करें 6 मीटर से और ब्रेथ को इंक्रीज कर दें 7 मीटर से, तो एरिया बढ़ जाता है 31 मीटर स्क्वायर। तो पेरीमीटर बता दो रेक्टेंगल का क्या होगा। रेक्टेंगल क्या होता है, एक ऐसी फिगर जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है। एरिया की बात करें तो एरिया होता है लेंथ इंटू में ब्रेथ, और पेरीमीटर होता है हमारे पास ट्वाइस इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, कुछ इस तरीके से ही हम पढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो एरिया मेरे पास पहले था LB, अब एरिया में इंक्रीमेंट हो जाता है कितने का 7 का, कब, जब हम लेंथ को बढ़ा देते हैं 6 से और ब्रेथ को घटा देते हैं 5 से। तो न्यू लेंथ इंटू न्यू ब्रेथ इक्वल टू न्यू एरिया कर दिया। सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे LB कट जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे -5L बचेगा, और ये हमारे पास 6B हो गया। B और 6 एक सा ही बनता है तो कंफ्यूज मत होइएगा। 6 इंटू -5 -30, इस 7 में जाके उधर जुड़ जाएगा तो 37 हो गया। ये इक्वेशन बन गई। इसी तरीके से अगर आप लॉजिक का इस्तेमाल करें तो आगे वाली कंडीशन को मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, मेरे को पता है क्या स्टेप्स आने वाले हैं। यहाँ पे हमने लेंथ को डिक्रीज करा 6 से, जो लेंथ वाला कंपोनेंट था ये हमारा किसमें मल्टीप्लाई हुआ था, ब्रेथ में। ठीक है, तो 6 से अगर डिक्रीज करा लेंथ को तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा -6B जाके बनेगा रिजल्ट में। हमने क्या करा उसके बाद ब्रेथ को इंक्रीज कर दिया 7 से, तो ब्रेथ वाला लेंथ में +7 है तो +7L हो जाएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो 6 इंटू 7 42, क्योंकि एक बढ़ रहा है घट रहा है तो माइनस का 42 है, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 31 में प्लस कर देंगे किसे 42। ये मतलब अभी मैंने थोड़ा सा निकाल लिया, वरना बेसिक से जैसे ये करा ये वाला काम भी आप कर सकते थे। हम क्या कर रहे हैं, हमने देखा जो लेंथ में चेंज हुआ वो ब्रेथ में मल्टीप्लाई हुआ, जो ब्रेथ में चेंज हुआ वो लेंथ में मल्टीप्लाई हुआ, फिर इन दोनों का जो नेट चेंज है वो इधर जाके ऐड हो गया और ये वाला पार्ट कट गया। वही चीज मैंने थोड़ी डायरेक्टली कर दी, रटने की जरूरत नहीं है, बेसिक से कर लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब जाके दिमाग में आएगा, फिर भूल भी जाओगे। 6B से 6B कट जाएगा हमारे पास सम करने पे, 7 - 5 2L, ये किसके बराबर, इन तीनों का सम कर देंगे, ये वाली वैल्यू 73 और 37 110 हो गया। तो लेंथ आ गई मेरे पास कितनी 55। अगर लेंथ 55 है, 4 ऑप्शन की यूनिट डिजिट है, तो यूनिट डिजिट से भी आप चाहो तो कर सकते हो, बट इट्स अप टू यू। यहां पे 55 रखा तो 375 प्लस 37 412 डिवाइडेड बाय 6, नहीं 412 नहीं 275, 312 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ गया 52। 55 प्लस 52 107 इंटू में 2 214। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास सिमिलर काइंड का क्वेश्चन है, होमवर्क में करिएगा ट्राई, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आंसर क्या आएगा। अगला सवाल हमारे पास, अब मेंसुरेशन पे आ जाते हैं। कुछ अच्छे कैलकुलेटिव सवाल मेंसुरेशन में पूछे गए थे। कहता है कि एक राइट ट्राइंगल है जिसकी साइड हमें दे रखी है 56, 42 और 70।
इसे हमने रोटेट कर दिया अराउंड द साइड 56, तो हमें बताना है कि घुमाने पे कौन बनेगा, तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल ये है, मेरे पास साइड ये 56 मान लेते हैं, दूसरी 42 दे रखी है, तीसरी साइड देने की हालांकि इन्हें जरूरत नहीं थी, बट दे दी तो कोई बात नहीं। इससे यह पता चल गया क्या हाइपोटेनियस है, क्या कुछ है ना। तो ये है, इसे रोटेट किया जाता है अराउंड दी साइड 56। इसका मतलब क्या है कि 56 को फिक्स करके इसे चारों तरफ ऐसे घुमा दिया, ठीक है। जब मैं इसे घुमा दूंगा तो एक साइड क्या आएगी, ये घूमेगा घूमेगा, ये वाली साइड घूम के फिर इधर भी आ जाएगी, कुछ इस तरीके की फिगर। और जब आप घुमाते रहोगे, इसे ट्रायंगल को पूरी तरीके से घुमा दोगे, तो मेरे पास क्या बन जाएगा भाई, एक कोन बन जाएगा जो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, ठीक है। अभी मेरे पास ट्रायंगल नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरा फोन है। अगर मेरे पास ये फोन है, अगर मैं देखो ये आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, अगर मैं इसे ऐसे घुमाता चला जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, आप कहेंगे सर ये बन जाएगा सिलेंडर। एक रेक्टेंगल को घुमाने पे सिलेंडर बनता है, और एक राइट एंगल ट्रायंगल को घुमाने पे क्या बनता है, कोन बनता है। अगर ये कोन बन गया मेरे पास, तो इसकी हाइट ये होगी, रेडियस ये होगा, और मेरे पास ये इसकी स्लांट हाइट हो जाएगी। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर होता है। क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर होता है। पाई 22/7 है, क्योंकि मेंशन अलग से नहीं कर रखा, 42 है। पाई के फॉर्म में पूछा है तो भाई जरूरत ही नहीं है। चलो पाई 42 प्लस 70 112, यूनिट डिजिट से हो गया, 2 × 2 4, किसमें है, इसमें है, खत्म क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, लेंथ और ब्रेथ एक क्यूबॉइड की दे रखी है हमें 70 और यहाँ पे 96। हमें बताना है अगर सरफेस एरिया इसका 25392 है तो डायगोनल का मान क्या होगा। हालांकि एग्जाम में वैल्यू अलग थी और ये रॉन्ग क्वेश्चन था, तो हमने इसे थोड़ा वैल्यू चेंज करके सही कर दिया है। इस तरह के क्वेश्चन के लिए रेडी रहिएगा। डायगोनल क्या होता है, कोई भी अपोजिट वर्टेक्स बना दो तो मिला दो तो आपको डायगोनल मिल जाता है, और डायगोनल का मान होता है रूट में मेरे पास L² + B² + H²। अगर आप देखेंगे हमें हाइट की जरूरत है, लेंथ दे रखी है हमें 70², ब्रेथ भी दे रखी है हमें 96²। अगर हाइट का मिल जाए मान तो हम वैल्यू बता सकते हैं इसकी। और हाइट भी मेरे पास क्या आएगी, एक इंटीजर वैल्यू आएगी, क्योंकि चारों ऑप्शन इस तरीके से दे रखे हैं, इंटीजर रूट के अंदर दे रखे हैं। तो सोल्व करते हैं भाई। अगर मेरे को टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, इसका सरफेस एरिया दे रखा है, तो वो होता है मेरे पास ट्वाइस इनटू में LB + HL + B। इस फॉर्म में भी आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को H का मान निकालना है। मैं कॉम्प्लिकेट वो पूरा LB + BH + HL करके कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता इसे। ये वाली वैल्यू किसकी है, 25392 के बराबर है। तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं 2 से इसे एलिमिनेट कर दूं तो 12696 ये आएगा। फिर यहाँ पे LB ये किसके बराबर, 70 × में 96, तो 0 6 7 जो 42, 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया और 65, और प्लस में यहाँ पे HL + B ये 166 बन जाएगा, राइट। अब इसमें से ये वाली वैल्यू घटाएंगे तो 76 और 126 में से ये 67 है, सॉरी 126 में से 67 घटाएंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 9 और 5, ठीक है। और ये 166 नीचे आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू किसके बराबर हो गई, H के बराबर। आपके ऊपर है, डायरेक्टली काटना चाहो काट लो, वरना आपको ये भी पता है कि भाई फाइनली जाके मेरे पास क्या मान आने वाला है, मेरे पास एक इंटीजर वैल्यू आने वाली है। तो पहले एक काम करते हैं, 2 से काट लेते हैं, हमें 83 मिल जाएगा। डिनोमिनेटर में ओड वैल्यू मिल गई तो डायरेक्टली वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा। ये वाली वैल्यू मेरे पास 29, फिर 8 और यहाँ पे आ जाएगा 8, ये हुआ। अब 83 है, 3 में किससे मल्टीप्लाई करूं कि 8 मिल जाए। आप कहेंगे सर 6, लास्ट डिजिट तो 6 होगी। अब फर्स्ट डिजिट निकालने के लिए 298 है, 83 से डिवाइड करूंगा, 3 टाइम्स ही जा पाएगा, 4 टाइम तो नहीं जा पाएगा। तो H का मान आ गया 36। अब इसे सोल्व करना है। देखो 70 का स्क्वायर आप सभी लोगों को पता है क्या होता है, 4900। 96 का स्क्वायर 100 में कितना कम है, 4। 96 क्या होता है, 100 - 4 होता है। तो हम क्या कहते हैं, इसका स्क्वायर निकालना है अगर, तो 4 का स्क्वायर कर दो 16 लास्ट के 2 प्लेस पे, फिर 96 में से 4 को घटा दो, ये आ जाएगा 92। तो ये हो गया इसका स्क्वायर, पढ़ा रखा है आपको।
और उसके बाद मेरे पास हाइट है 36 का स्क्वायर, तो हमें ऑलरेडी पता है कि ये वाली वैल्यू होती है मेरे पास 1296। हालांकि हम यूनिट जेड से भी ट्राई कर सकते थे, 6 6 12, दो ऑप्शन में नहीं हो रहा इसके अलावा। लेकिन अगर सेकंड लास्ट को देखो 0 और 1 है तो इससे हो जाएगा। तो 6 दूनी 12, एक कैरी फॉरवर्ड हो गया 10 और एक 11, यहाँ तो 0 है, तो लास्ट में 1 2 आएगा। तो मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है हमारे पास 731 मेटेलिक क्यूब्स हैं जिनकी लेंथ हमें 3.6 सेंटीमीटर दे रखी है। तो एक क्यूब मेरा इस तरीके का होता है, हर एक लेंथ 3.6 की हो गई, और कितने हैं? 731 ऐसे हैं। ये अवेलेबल है हमारे पास, पिघलाया जाता है इन्हें, एक मशीन का पार्ट बनाना है। कुछ इस तरीके से है वो कि दो क्यून्स है, दो कोन्स हैं जिनका बेस रेडियस हमें 5.4 दे रखा है। इन्हें ज्वाइन किया जाता है बेसिस को यूज करके, तो एक कोइन ऐसे और एक कोन मेरा ऐसे बनेगा। एक की हाइट हमें 49 दे रखी है और दूसरे की हाइट हमें दे रखी है 35। तो हमें बताना है कि कितने क्यूब सरप्लस में होंगे आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ टू कोन्स। दो कोन ये बनाने के बाद हमारे पास कितने क्यूब सरप्लस में बच जाएंगे। तो आप कहेंगे सर मान लेते हैं n क्यूब्स लग रहे हैं, तो एक क्यूब की वॉल्यूम कितनी होती है? क्योंकि पिघला के बना रहे हैं, 3.6 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या मैं इसे 3.6 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 18/5 लिख सकता हूं। तो ये भी 18/5 और यहाँ पे 18/5 आ गया। ये इसका वॉल्यूम ऑफ अ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे रेडियस तो दोनों कोन का सेम है, तो 1/3 पाई और आर स्क्वायर मेरे पास 5.4 मतलब 54/10 27/2, तो ये स्क्वायर कर दिया। और इनटू में हाइट क्या होगी? 1/3 पाई स्क्वायर h1 प्लस 1/3 पाई स्क्वायर h2, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 49 प्लस 35, ये वैल्यू आएगी। अच्छा, पाई का मान कितना लेने को बोला है हमें? 3.14 लेने को बोला है। ठीक है, तो सॉल्व करके यहाँ पे n का मान निकाल लेते हैं, इसमें से फिर n को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। आप देखेंगे 27 तो मेरे को यहाँ पे ये 5 है, 5 कट गया यहां से। इसके अलावा 27 9 इंटू 3 होता है, तो 9 से ये काटूंगा, यहां बचेगा 3, यहां बचेगा मेरे पास 2, और ये 3 से ये 3 भी एलिमिनेट हो जाएगा। फिर 27 अगेन 9 से काटूंगा 2, और यहां पे बचेगा मेरे पास 3 से इसे काटूंगा तो ये आ जाएगा 6। तो मेरे पास यहाँ पे 24 एंड ये किसके पास बराबर बचा? 3.14 इंटू में ये वाली वैल्यू आ गई मेरे पास 84। अच्छा, अब एक चीज मेरे को थोड़ी सी बताओ आप कि अगर मैं इसे बेसिक से सॉल्व करने जाऊं तो पहले तो ये 4 से कटेगा मेरे पास, ये रह जाएगा 6 और ये रह जाएगा 21। अब मैं यहाँ पे 3.14 ले रहा हूं तो मेरी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है। इसे भी अगर 2 और ये 7, तो पहले तो मैं 3.14 में 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 2 से डिवाइड करूंगा। लेकिन मेरे को पता है अगर ये पाई 22/7 ले लेता तो 7 एलिमिनेट हो जाता, तो मेरा काम थोड़ा आसान हो जाता, क्योंकि ये लगभग 22/7 के बराबर ही है। और अगर हम जो हमें फाइनल आंसर बताना है दैट इज 731 डिवाइडेड माइनस में n, क्या ये चारों वैल्यूज मेरी थोड़ी थोड़ी दूरी पे है? तो इतना क्लोज तो नहीं जा पाएंगे हम। ठीक है, अगर मैं इसे 22/7 भी ले लूंगा तो मैं इसे डायरेक्टली 22/7 रख के करके देख लेता हूं कि क्या आंसर बनेगा। यहां से मैंने ये काट दिया 7, और ये मेरे पास यहाँ पे एक 5 भी था, ये लिखना भूल गया था मैं। तो ये 2 से काटूंगा 11, और n क्या हो जाएगा? 5 इंटू 11 दैट इज 55। तो n का मान मेरा 55 आ गया है ना। तो क्लियर एक इंटीजर वैल्यू मिल रही है मेरे को। इसमें अगर 55 को घटा देते हैं तो क्या मिलेगा? यहाँ पे आ जाएगा 6, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 6 घटाएंगे 73 में तो 67, 676 क्या ऑप्शन में है? तो यही आंसर आ जाएगा। आपको 3.14 लेने की जगह 22/7 ले जाना है। कई बार एग्जाम में दे रखा होता है 3.14, उसका फायदा ये होता है कि वो कट रहा होता है, या तो हमें कोई ऑप्शन में ऐसी वैल्यू देता है कि कट जाए, लेकिन यहाँ तो कट नहीं रहा, 22/7 से इजीली हो रहा है तो वो कर लिया। अगर ऑप्शन बहुत ज्यादा क्लोज होते तो थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ सकता था, वरना इसमें आप 22/7 भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या दे रखा है हमारे पास, कहता है 5 क्यूब को अगर हम जोड़ दें
प्रत्येक की वॉल्यूम अगर इतनी है तो जो क्यूबॉइड बनेगा उसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं क्यूब बना लेता हूं यहां पे, ये मेरा क्यूब बन गया, अगर 5 क्यूब को ऐसे में जोड़ दूंगा तो ये एक क्यूब है, इस तरीके से चलते चले जाएंगे, और जब मेरा 5वां क्यूब बन के रेडी होगा तो वो कुछ इस तरीके की मेरे पास एक क्यूबॉइडल फिगर मिलेगी या नहीं मिलेगी, जल्दी बताओ, है ना। जिसमें हमारे पास आप कहेंगे सर क्यूब 1 यहां तक गया, फिर क्यूब 2 यहां तक मान लो, फिर क्यूब 3 यहां तक मान लो, क्यूब 4 यहां तक, और क्यूब 5 मेरा यहां तक। क्या 5 क्यूब जुड़ने के बाद कुछ इस तरीके से ही दिखेंगे मेरे को, है ना। तो 5 क्यूब को जोड़ दिया तो एक क्यूबॉइड बन गया, तो हमें उसका लेटरल सरफेस एरिया बताना है। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, बेस को छोड़ देते हैं और हाइट को छोड़ देते हैं, सॉरी बेस को छोड़ देते हैं और टॉप को छोड़ देते हैं। तो उस पर्टिकुलर केस में आप कहेंगे सर लेटरल सरफेस एरिया होता है 2HL प्लस बी। अब जब मैं क्यूब्स को ऐसे मिला रहा हूं तो हाइट तो मेरे पास क्यूब की जो साइड एज मान लो ए है, तो हाइट तो मेरी ए ही होगी। आप कहेंगे सर लेंथ क्या हो गई, 5 जोड़ दिए तो ये हो जाएगी 5A, और ब्रेथ कितनी रहेगी, ब्रेथ तो सेम ही रहेगी, ए के बराबर ही, तो ए। तो मेरा जो आंसर आएगा यहाँ पे वो आएगा 6 × 2 12A स्क्वायर, जो मुझे निकालना है। तो एक चीज तो मेरे दिमाग में ये आई कि अगर साइड ए दे रखी है, इसका वॉल्यूम दे रखा, सारा इंटीजर वैल्यू में है, तो मेरा आंसर 12 का मल्टीपल होगा। 12 का मल्टीपल होगा तो 2 से कटेगा तो ये हट गया, 4 से भी कटेगा तो ये भी हट गया, बचे ये दोनों ऑप्शन। मेरे पास मेरा आंसर 3 का भी मल्टीपल होगा तो 3 से चेक कर लो, क्या पता एक ही कट रहा हो तो काम बच जाएगा। तो यहाँ पे सम ऑफ डिजिट 3 से कटनी चाहिए, तो हम 12, ये कट गया 3 से, 9 कटता है तो 5 और 1 6, ये 3 से कट रहा है, ये वाली वैल्यू 12, 5 14 15 18, और ये भी 3 से कट रहा है। तो भाई इन दोनों में से आंसर होएगा, आप मुकाबला हो गया टक्कर का, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, ये कोई भी साइड होगी, किसी का स्क्वायर करूंगा अगर मैं साइड का, तो कोई ऐसी वैल्यू है चीज को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या। आप ये भी कर सकते हैं, 12 से काट के ये देख लें भाई कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन रहा है, हो सकता है वो आपका आंसर आ जाए, बट स्टिल इट विल गो अ लॉन्ग वे। इससे आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि ए निकालने में कुछ टाइम नहीं लगेगा, कुछ बच्चे क्यूब देख के घबरा रहे होंगे तो क्यूब की ट्रिक बता रखी है, बट मैं ऑप्शन से करने की सोच रहा था कि हमारे पास कुछ और मिल जाता ना तो काम आसान हो जाता, कि हमें वैल्यू पे जाने की जरूरत ना पड़ती। चलो वैल्यू से ही कर लेते हैं। अगर मेरे पास एक नंबर है और मेरे को पता है यार ये परफेक्ट क्यूब है, ठीक है, तो हम इसका क्यूब रूट निकालना है क्योंकि ये ए क्यूब के बराबर है और ए का मान निकालना है, तो हम क्या करते हैं 3 3 के पेयर बना लेते हैं। आप कहेंगे सर 0 4 8 को अलग कर दो, लास्ट के 3 को अलग कर दिया और बाकी के सारे पोर्शन को अलग कर दो, बस लास्ट के 3 को अलग करो, बाकी सारे को अलग कर दो। 10941 ये अलग कर दिया। अगर ये परफेक्ट क्यूब नंबर है तो आप लास्ट के 3 डिजिट से बस ये देखते हैं कि कौन सी डिजिट यूनिट डिजिट का क्यूब करने पे आपको 8 मिल सकता है, और ये होता है जब 2 का क्यूब आप करते हैं तभी आपको 8 मिल सकता है, उसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं होती। ये हम क्यूब रूट की ट्रिक में सीखते हैं। तो लास्ट डिजिट 2 आएगी। अब ये हम देखते हैं कि इससे छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर कौन सा है, मतलब इसके जस्ट छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर। अगर आपने क्यूब्स वाली क्लास अच्छे से देखी है तो मतलब क्यूब क्या, आपने अगर कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है तो मैंने आपको यह भी बताया था कि 25 तक के क्यूब एटलीस्ट याद कर लेना। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 10941, 20 का क्यूब कितना होता है 8000 होता है, फिर 21 का क्यूब आता है आपका, फिर यहाँ पे 22 का क्यूब आता है, आपको पता है 22 का क्यूब होता है 10648, है ना, ये वाली वैल्यू होती है। तो आप देखेंगे यहाँ पे तो ये मेरे पास ये इसके नियरेस्ट क्यूब जा रहा है, 23 करोगे तो आगे बढ़ जाएगा, तो ये आएगा 22 इसकी वजह से। तो ये वाली वैल्यू किसका क्यूब है 222 का क्यूब है। तो यहाँ पे हम सोल्व करेंगे तो 12 इंटू में 222 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो 4 2 जा 8, तो यूनिट डिजिट जो मेरा आंसर होगा उसकी क्या होगी 8 होगी, और यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी क्यूब रूट आरबी सर्च करोगे तो आपको क्यूब रूट की जो ट्रिक है जो मैंने अभी करके दिखाया है ये आपको बता रखी है। ये कब वैलिड होती है ट्रिक, जब ये परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है मत तो फिर नहीं निकाल सकते। मान लो अगर हमारे पास वैल्यू होती कि चलो
4913 इसका क्यूब बताओ कि क्या किसका क्यूब होगा ये। आप कहोगे सर लास्ट की 3 डिजिट को अलग कर दो, इसे अलग कर दो। 3 किसके क्यूब में आता है 7 में, और 4 से छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर, 4 से छोटा या तो 1 का क्यूब 1 होता है या फिर आपके पास 2 का क्यूब होता है 8, तो यहाँ पे आएगा 1, तो ये 17 का क्यूब होता है। हम ऐसे निकाल लेते हैं परफेक्ट क्यूब में। अब मान लो आपसे पूछ ले भाई 17 इसका क्यूब रूट बताओ क्या होगा, भाई ये परफेक्ट क्यूब है ही नहीं, तो आप इसका निकाल ही नहीं सकते ट्रिक से, ठीक है। फिर वो अलग मेथड्स होते हैं कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना, वो सब सिखा रखा है आपको क्लासेस के अंदर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके का एक और सवाल है, भाई 5 क्यूब मिला के एक क्यूबॉइड बनाया, हर एक क्यूब का वॉल्यूम इतना है, तो लेटरल सरफेस एरिया बता दो क्यूबॉइड का क्या होगा। तो आप कहेंगे सीधा सर ये होगा 12 इंटू में साइड स्क्वायर, यही तो हम पढ़ रहे थे, है ना। और साइड ये ए क्यूब इसके बराबर है, तो ए का मान क्या होगा। आप कहेंगे सर फिर से वही वाली बात जो आप कह रहे थे, 704 को अलग कर दो, लास्ट की 3 डिजिट को, आगे 3 डिजिट को अलग कर दो, 592। अच्छा 704 यूनिट डिजिट 4 किसके क्यूब में आती है, आप कहेंगे सर 4 का क्यूब करता हूं 64 यूनिट डिजिट, तब 4 मिलती है, एक ही केस होता है, तो यहाँ पे आ गया 4। ये किसके परफेक्ट क्यूब से बड़ा है, आप कहेंगे सर इससे छोटा परफेक्ट क्यूब नंबर होता है 512, उसके बाद 729 चला जाता है, 512 होता है 8 का क्यूब, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 8, ठीक है। तो मेरे पास ए का मान कितना हो गया 84, तो 12 इंटू में 84 का स्क्वायर, दिस विल बी माय आंसर। 4 ऑप्शन की यूनिट डिजिट डिफरेंट दे रखी है, 4 का स्क्वायर कितना होता है मेरे पास 16, तो यूनिट डिजिट 6, 6 इंटू में 2 2, तो आंसर क्या आएगा, यूनिट डिजिट इसकी 2 होगी, तो ये आंसर हो गया। चले आगे, वरना आप फिर से 12 के केस में आप देखते कि फर्स्ट 4 से कटना चाहिए, ये वाली वैल्यू 4 से नहीं कटेगी, 94 लास्ट 2 डिजिट 4 से नहीं कट रहा, 74 लास्ट 2 डिजिट 4 से नहीं कट रहा, यही वैल्यू 4 से कट रही है, तो यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन से भी डायरेक्टली कर सकते थे आप, अगर क्यूब रूट वाली ट्रिक नहीं पता थी तो। अगला सवाल कहता है कि भाई 2 क्यूब के पेरीमीटर का योग कितना है जिनकी एजेस x और y है, वो दे रखा है हमें 300 सेंटीमीटर। अच्छा एक क्यूब जब हम बनाते हैं तो इसके अंदर टोटल कितनी एजेस होती हैं, अगर आप काउंट करें तो 12 एजेस होती हैं क्यूब के अंदर। तो अगर पेरीमीटर की बात करें तो वो होता है, अगर इसकी साइड मैंने x मान ली तो ये हो जाएगा 12x इसका पेरीमीटर। और अगर हम 2 क्यूब्स को जोड़ रहे हैं जिनके एजेस x और y हैं, तो आप कहेंगे सर 12x प्लस 12y, इसका मान हमें दे रखा है यहाँ पे 300। आगे कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, ये y है, एक्स वाई हमें यहां पे दे रखा है 156, तो हमें बताना है सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ बोथ द क्यूब्स, मतलब पहली क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा एक्स क्यूब, दूसरी का वाई क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान बताना। कैसे सोल्व करेंगे, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सोल्व कर सकते हैं। बाकी आप देखेंगे हालांकि मेंसुरेशन का सवाल है, लेकिन एक्चुअल में अलजेब्रा का सवाल है। आप 12 को कॉमन ले लेंगे, 300 को काटेंगे, तो x प्लस वाई हो गया आपका 25, x प्लस वाई मिल गया, एक्स वाई मिल गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है, आप कहते हैं सर ये होता है x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy x प्लस वाई, यही होता है। अगर आप ध्यान दें यहाँ पे थोड़ा सा, तो इंटीजर वैल्यू में आंसर दे रखा है, ये भी इंटीजर वैल्यू में है ना, x प्लस वाई पूरे में कॉमन आ रहा है, वरना x क्यूब प्लस वाई क्यूब भी आप पढ़ते हैं कि x प्लस वाई का मल्टीपल होता है, तो x प्लस वाई 25 है, तो मेरा आंसर 25 का मल्टीपल होगा। 25 का मल्टीपल 4 ऑप्शन में कौन दिख रहा है, 25 है, 5 स्क्वायर मतलब लास्ट 2 डिजिट 25 से कटनी चाहिए, तो ये 25 से कट रही हैं, ये नहीं कट रही, ये नहीं कट रही, और ये भी नहीं कट रही। रेलवे में सवाल तो अच्छे लेवल के बनाए इन्होंने, लेकिन ट्रिक से ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो पा रहे हैं, जिसमें कोई कैलकुलेशन भी नहीं लग रही है आपकी। हो गया आंसर। एक क्यूबॉइड दे रखा है, इसके अंदर हमने एक हेमिस्फेयर को फिट करना है। कहता है कि अगर हेमिस्फेयर अच्छे तरीके से इसके अंदर फिट हो गया, जिसका रेडियस 3 है, तो और क्यूबॉइड में पानी भरा जाता है, तो कितना पानी क्यूबॉइड के अंदर आ सकता है। तो अगर हमने इसके अंदर हेमिस्फेयर फिट किया, देखो क्वेश्चन हालांकि थोड़ा एम्बिग्यूअस है, समझ पाना मुश्किल है, इसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन भी बन सकते हैं, लेकिन देखो क्यूबॉइड में 3 डायमेंशन होती हैं, आपके पास लेंथ होता है, ब्रेथ होता है और हाइट होता है। हेमिस्फेयर में सिर्फ एक ही डायमेंशन होती है, जो होती है उसका रेडियस, और उसकी हाइट भी क्या होती है, उसके रेडियस के बराबर ही होती है ना। तो क्यूबॉइड के बारे में, तीनों डायमेंशन के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, इसके अंदर हमें फिट करना है क्यूबॉइड, वो हेमिस्फेयर। तो इसका मतलब अगर फिट वाली टर्म को ही अच्छे से यूज करें और ढंग से हमें फिट करके बनाना हो, तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ इस तरीके से मेरा बने कि भाई ये ऊपर वाले पोर्शन में मान लो पूरा का पूरा मैंने ये फिट कर दिया, और जब मैं इसे नीचे करूं तो ये इस तरीके से चला जाए,
मतलब जो इसकी हाइट है वो क्यूबॉइड की हाइट के बराबर हो जाए और जो अपर फेस है वो पूरा का पूरा सर्कुलर पार्ट उसकी बाउंड्रीज को टच करता हुआ जाए, तब जाके हम अच्छे से कह सकते हैं कि ये फिट है, ये हमने मान लिया। अदरवाइज फिट तो अलग तरीके से भी हो सकता है हाइट मैच ना करती, यहां तक ही हाइट आती, लेकिन फिर हम क्यूबॉइड का वॉल्यूम या क्यूबॉइड की डायमेंशन नहीं निकाल पाएंगे और क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये मान के चलना पड़ेगा भाई कि जो मेरी हेमिस्फेयर की हाइट है वो उसके रेडियस के बराबर होता है, तो वही मेरी क्यूबॉइड की हाइट हो जाएगी। अच्छा, ये रेडियस इसका 3 है, तो आप कहेंगे सर ये मेरा 6 हो जाएगा लेंथ क्यूबॉइड की, और विड्थ भी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, क्योंकि ये सर्कल बन रहा है पूरा, है ना। तो क्यूबॉइड की डायमेंशन मिल गई। अब हमें बताना है कि अगर अब इसके अंदर हम पानी भरें तो कितना वॉल्यूम आ सकता है। अब पानी भरने की बात है तो क्यूबॉइड में भरना है हमने, तो कहीं ना कहीं जो पानी भरा जाएगा वो रिमेनिंग पोर्शन में भरा जाएगा, ये भी हमें खुद से मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि हेमिस्फीयर फिट कर दिया उसके अंदर तो पानी हम ये मान के चलेंगे नहीं आएगा, जो बचा हुआ पोर्शन है उसके अंदर ही पानी डाला जाएगा। अगेन ये मानना पड़ रहा है हमें, क्लियर इंस्ट्रक्शंस क्वेश्चन में नहीं है, फिर भी हम कहेंगे जो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आप घटा दो तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। सेंटीमीटर क्यूब में पूछा है, सेंटीमीटर में डायमेंशन है, कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर 3 इंटू 6 इंटू में 6, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। पाई को 3.14 लेने को कहा है और रेडियस है 3 का क्यूब। सोल्व कर लेते हैं, एक 3 से 3 कट जाएगा, फिर 3 इंटू 3 9 को कॉमन ले सकते हैं, मेरे पास यहां पे वैल्यू क्या बचेगी 12 माइनस में 2 इंटू 3.14 तो 28 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6.28 तो 5.72। कैरी फॉरवर्ड 51.48, दिस विल बी माय आंसर। ठीक है, करेक्ट टू डू डेसिमल प्लेस लिखा था नहीं, चलो कोई बात नहीं। अगला सवाल हमारे पास कहता है कि एक स्फीयर का जो डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर ज्यादा है एक स्मॉलर स्फीयर के डायमीटर से। जो सरफेस एरिया है लार्जर हेमिस्फीयर का वो 528 ज्यादा है सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर हेमिस्फीयर से, तो डायमीटर बता दो लार्जर हेमिस्फीयर का क्या होगा। अच्छा, वैसे आप एक हेमिस्फीयर की बात करें तो हम इसका एरिया समझते हैं कि यार ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसे डायमीटर की फॉर्म में लिखना चाहूं तो भाई थोड़ा सिंपल होता है, ये पाई इंटू में डायमीटर का स्क्वायर होता है। क्या इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कर सकते हैं। एक स्फीयर मेरे पास ये है, एक और स्फीयर है जो इससे थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, तो उसमें हम कह सकते हैं भाई यहाँ पे जो सरफेस एरिया होगा वो पाई कैपिटल डी स्क्वायर होगा, और डी हमारा क्या है, जो इसका डायमीटर है उससे कितना ज्यादा है, 2 सेंटीमीटर ज्यादा है। आगे हमें ये दे रखा है कि लार्जर हेमिस्फीयर का डायमीटर बता दो, मतलब d + 2 का मान आपको बताना होगा, और अगर टोटल सरफेस एरिया में बड़े वाले स्फीयर का एरिया 528 ज्यादा है तो क्या आंसर आएगा। आप कहेंगे सर पाई दोनों जगह कॉमन आ जाएगा, डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये आप करेंगे तो ये वाली वैल्यू मेरे पास किसके बराबर, इनके टोटल सरफेस एरिया का डिफरेंस 528 के बराबर दे रखा है। सोल्व करके आपको d + 2 का मान बताना है। अब आपके ऊपर है, अगर ये वाला मान मेरे पास कैपिटल डी माना है तो इसे d - 2 लिख सकता हूं, तो भी मेरा काम चल जाएगा, फिर मैं डायरेक्टली d का मान निकाल लूंगा। तो पाई तो होता है 22/7। अच्छा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a + b a - b, तो 2d - 2 हो जाएगा ये, और माइनस करूंगा तो ये 2 बचेगा, और ये 528 आ गया। ये तो मेरा कटना चाहिए 22 से, तो डायरेक्टली काट के देखो 2 जा और फिर 4 जा चला जाएगा, फिर यहाँ पे ये 2 से 12 आ जाएगा, 12 इंटू में 7 84 + 2 86 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 43। ये मेरा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। तो सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। अगर आपको क्लासेस समझ में आ रही हैं और आपको लगता है कि आपको आगे एग्जाम्स की तैयारी करने आपके कंसेप्ट्स वीक हैं और अगले साल को टारगेट भी कर रहे हैं, तो आप आरबीआई से कंप्लीट क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, बस आप प्रैक्टिस के लिए सेशन देख रहे थे, तो एग्जाम देने जाइए, बहुत अच्छे तरीके से आप एग्जाम करिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बाकी मैथ्स की क्लासेस के लिए द्रोणाचार्य बैच आरबीआई एप्लीकेशन पर अवेलेबल रहता है, और कंप्लीट सारे सब्जेक्ट्स की कंप्लीट क्लासेस के लिए ऑफिसर बैच अवेलेबल रहता है। कंप्लीट क्लासेस की क्लास नोट्स,
PDF इस फॉर्मेट में, जिससे कि कम से कम टाइम में आप अपने नोट्स बना पाए, ई बुक्स, ये सारी चीजें आपको कोर्स के अंदर एक ही जगह पे मिल जाती हैं। अभी आपसे अलविदा लेता हूं, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। क्या आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं कैसे प्रिपरेशन करें? देखो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको निकालना है तो सबसे जरूरी है आपका उसमें हार्ड वर्क, उसके बाद राइट स्ट्रेटेजी एंड राइट गाइडेंस। मैं शुभम जैन, एक्स जीएसटी इंस्पेक्टर, जिसने अपने 7 साल के टीचिंग करियर में लाखों बच्चों को ट्रेन किया और उनकी ड्रीम जॉब तक पहुंचने में मदद करी है। मैंने खुद एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था, तो आई नो द बेस्ट मेथड जिससे कम से कम टाइम में अपन प्रिपरेशन तक कर सकते हैं। आप लोगों के लिए लेके आया हूं ऑफिसर बैच, एक ऐसा बैच जिसमें बेसिक्स टू हाई लेवल सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। मैथ्स में उसमें मैं खुद पढ़ाता हूं, साथ ही साथ आपको उसमें एक दिया जाता है टारगेट ग्रुप, जिसमें आप डेली बेसिस पे आपको टारगेट दिए जाएंगे, आपको वो फॉलो करने हैं और आप लिमिटेड टाइम के अंदर अपने कोर्स को कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ एक डाउट ग्रुप भी होगा जिसमें मैं खुद अवेलेबल रहूंगा। आप कोई भी क्वेरी अपने डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं और अपनी सही गाइडेंस में प्रिपरेशन को आगे ले जा सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में आप अपनी कंप्लीट तैयारी करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। साथ ही साथ कोई भी चीज आप पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड टेस्ट वहां पर अवेलेबल रहते हैं, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाए। प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज कोर्स के साथ आपको मिलेगी। इसके साथ साथ आपके लिए एक एड ऑन भी है, जो लोग स्टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे जिसमें हिंदी पूछा जाए, स्टेनोग्राफी की कुछ बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं, या फिर कंप्यूटर कुछ एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो उसकी क्लासेस भी हमने ऑफिसर बैच के अंदर इंक्लूड कर दी है, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग के साथ साथ। तो एक कोर्स में आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। आप लोगों के लिए एक ऑफर भी है, अगर आप एग्जाम 10 कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑफिसर बैच के ऊपर। अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट से कोर्सेज लेना चाहते हैं तो दीज आर ऑल्सो अवेलेबल एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस, तो आप यू कैन एनरोल इन दोज कोर्सेज एज वेल। जय हिंद।